तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की सेकंड क्लास ले रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताया था कि कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये पक्की बात है कि हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। तो अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47। ये एक पूरा पेज है। पूरे पेज में आप पहले फॉर्मेट पूरा बना लो, क्योंकि हम एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे, जो जहाँ जाएगा डालते जाएंगे। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये पहले ही नोट कर लो इस तरीके से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। आप और अच्छा होगा अगर एक पेज पे आप ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बना लो, एक पेज पे फाइनेंसिंग और अकाउंट जो बनाने वो बन जाएंगे, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा साफ साफ। टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 47। तो ऐसा करते हैं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, देखो डीजा, बुक पे ध्यान करो। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,40,000, accumulated depreciation rupees 1,10,000 was sold for rupees 20,000। तो इसमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट के बैलेंस भी दिए हैं बैलेंस शीट में, तो दोनों अकाउंट बनेंगे। सेकंड है, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16,000। और लास्ट थर्ड एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनेगा। मतलब डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2025। इशू किया रिडम्पशन की डेट का पर्पस केवल होता है इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। डिवेंचर इशू करें या रिडम्पशन करें, वो तो हमें बैलेंस शीट से भी दिख रहा है। किस डेट को इशू करें या किस डेट को रिडम्पशन किया है, उसका इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में। तो ऐसा करते हैं, एक आइटम पढ़ते चलते हैं, साथ के साथ लिखते चलते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ करना, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है डीजा, शेयर कैपिटल। दिख नहीं रहा क्या? हाँ बोलो ना, कितनी कितनी कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही, जल्दी बताओ। कितने से बढ़ रही है? 4 लाख से। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिख देंगे इश्यू ऑफ शेयर 4 लाख। इश्यू ऑफ शेयर 4 लाख। मैं आपके साथ साथ करूंगा, आप करते रहो, मैं भी करता रहूंगा। नेक्स्ट। अरे मुझसे तो बोलो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो सही। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस। रेफर टू नोट नंबर 1। क्या क्या है नोट नंबर 1 में, देखो पढ़ो। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से देखो नेट प्रॉफिट कितने का है। लिखो जी, नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट। लेकिन इस तरफ लिखना अभी, नेट प्रॉफिट हो गया 1,40,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पेज नंबर है 5.115। अब देखो, जनरल रिजर्व कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, क्या करेंगे इसका, क्या लिखेंगे इधर, एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लिखेंगे हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। कितने पैसे ट्रांसफर किए देखो जरा, 60,000। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी बच्चों को सोचने में कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करें। पहले मैं ये सोचो, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अरे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कितने से? 20,000 से। क्यों इंक्रीज हो रहा होगा? यानी कि हमने शेयर या डिवेंचर, कोई ना कोई तो प्रीमियम पर इश्यू करें, तो पैसा तो आ ही रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जहां हमने लिखा है इश्यू ऑफ शेयर, वहीं पर हम लिख देंगे
सिक्योरिटी प्रीमियम, कि हमने शेयर या प्रीमियम जो भी इशू करे हैं वो प्रीमियम पर इशू करे हैं और 20,000 रुपये हमारे पास आए हैं, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। शेयर इशू करना, प्रीमियम पर इशू करना, तो पैसा तो वो भी आ रहा है शेयर इशू करने से और प्रीमियम से भी। हाँ, वो तो हो गया ना। थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा दो दो करके दिखाते रहना। देखो क्वेश्चन आगे देखो, अगला क्या है रीजा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर। देखो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? देखो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, यानी कि हमने डिवेंचर इशू करे हैं। जरा बताओ कितने रुपए के इशू करे? 1,20,000। कहाँ लिखेंगे हम इसको? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे? इश्यू ऑफ डिवेंचर, 1,20,000 पैसा आ रहा है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, लेकिन आपको ध्यान हो तो डिवेंचर इश्यू होने की उसने डेट दी हुई थी, और मैंने बोला था इस डेट का हमें क्या करना है, इससे क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। इसको लास्ट में निकाल लेंगे, अब इसको छोड़ दो, इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर दो। अगला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एक बात ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोरोइंग चाहे लॉन्ग टर्म हो, बोरोइंग चाहे शॉर्ट टर्म हो, आएंगी दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर से बोल रहा हूं मैं, बोरोइंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही फाइनेंसिंग में आएंगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इवन अदरवाइज आपको लगेगा करंट लाइबिलिटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस कर दो, लेकिन इसको ऑपरेटिंग में प्लस माइनस नहीं करेंगे, इसको हम फाइनेंसिंग में ही दिखाएंगे। और देखो बोरोइंग मतलब बोरो किया है कि बोरोइंग वापस करी है? क्या कहते हो? पैसे बोरो किए हैं कि वापस कर रीपेमेंट करी है? मुंह खोल के बैठने से क्या होगा? हाँ, हाँ, रीपेमेंट करी क्योंकि कम हुआ है। 3 बार तो बोल चुका हूँ, कितनी बार फिर से बोलूं? रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। तुम्हें तो यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, लेट आना, फिर बुक नहीं है, पता नहीं बुक भी है कि नहीं है। खोल रखा पेज, कमाल ही कर दिया तुम तो। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कितना बोरिंग की पेमेंट करी है देखो जरा, बताओ रीपेमेंट कैसे है डीजा? कम होने का मतलब पेमेंट करिए, कोई भी बोरोइंग अगर कम हो रही है तो पेमेंट करिए। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी डिक्रीज, क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में क्या करेंगे? ऐड के लेस मुद्दे की बात, डिक्रीज है तो अब लेस करेंगे, यानी कि पैसे दिए हमने पे। देखो कोई भी करंट लाइबिलिटी क्यों कम हो रही है? पेमेंट करी है, पेमेंट करी है मतलब पैसा गया है। तो लेस में लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, जो कि है कितना? 30,000। नेक्स्ट देखो क्या है, असेट्स। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे जो इस क्वेश्चन का है। नॉन करेंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेफर टू नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में अब देखो मशीनरी एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों दिए हुए हैं, ठीक है? जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं हम, और पेज नंबर 5.15। अभी तक तो बेसिक चीजें जो बैलेंस शीट में दी हुई थी वो हमने लिखा है, अब मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो एक बार फिर से देख लो, समझ लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है? तो जब भी आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए हो और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हो, तो आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो पहले एक बार देख लो मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बता दो जरा बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितना है मशीनरी का? 14 लाख।
और सीडी बाय बैलेंस सीडी कितना? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए पहले बैलेंस डेबिट में लिख। अब किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट कोई प्रोविजन होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना? और टू बैलेंस सीडी 2 लाख 2 लाख 40। अच्छा, बाय बैलेंस बीडी 190। चलो ठीक है। अब नीचे इंफॉर्मेशन देखो क्या है। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹1,40,000 accumulated depreciation thereon being ₹1,10,000 was sold for ₹20,000। एक मशीन, अच्छा इसके ना ये स्टेटमेंट जरूर बनाना, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। आपको चाहे कितना इजी लग रहा हो लेकिन ये एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लो कि जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? तो बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, तो कितनी है बुक वैल्यू? एंड सोल्ड फॉर रुपीज, तो कितने का लॉस हो गया? अब मशीनरी बेची है, बेचने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे बाय बैंक। बेचने से 10,000 का लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी, जो मशीन हमने बेची है उस पर टोटल मिलाकर अब तक हम जितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, जितना टोटल डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, उसके लिए एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बेसिकली हम उसको क्लोज कर रहे हैं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, दोनों के अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, जिसका डेबिट बैलेंस था उसे क्रेडिट कर दिया, जिसका क्रेडिट बैलेंस था उसे डेबिट कर दिया। पर याद रखना ये एंट्री केवल और केवल तब होगी जबकि क्वेश्चन में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए होते हैं, जबकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के चल रहे हैं। खाली मशीनरी के बैलेंस दिए तो ये एंट्री नहीं होगी, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिख देंगे टू मशीनरी 1,10,000। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, जैसे मशीनरी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो कौन सी साइड बड़ी आ रही है मशीनरी की, डेबिट या क्रेडिट? अब देखोगे क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो, 21 और एक 22, 22 लाख और 40 50 70 80, 22,80,000 में से 4 लाख गए, नहीं 14 लाख गए, 8,80,000। इसका क्या मतलब है ये? परचेज भी देखो ना, शुरू वैसे ही सोच लो, शुरू में 14 लाख की मशीन है, एंड में 21 लाख की है, वो भी तब जबकि हमने बेची भी है, वो भी तब बढ़ रही है जबकि हमने बेची भी है। इसका मतलब मशीन खरीदी होगी तभी तो है, वरना कैसे बढ़ गई? और मशीनरी खरीदने की जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट नहीं, मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट टू बैंक। इसके आगे लिखना जरूरी है बैलेंसिंग फिगर। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद करेंगे, कितना हो गया? 1,60,000। यहां से निकलेगा हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। कोई बता सकता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जनरल एंट्री क्या होती है? क्लास 11th में करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी की एंट्री होगी
एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ यही कर रहे हो ना तुम, कि कुछ और कर रहे हो? आवाज आ रही है सर मेरी? यही कर रहा हूँ। बस हो ही गया वाला कर रहा हूँ। मुझे लगा खैर बस वो सो ही गया था। नहीं ठीक है। नहीं, बस हो तो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेट, देखो दो तरीके होते हैं। अगर मशीनरी अकाउंट ही बनाया है खाली, तब तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। लेकिन अगर हमने मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, तो ईयर बाय ईयर जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो मशीनरी अकाउंट में नहीं जाता, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आता है। तो इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये जो निकाला है बैलेंसिंग फिगर, ये हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला है। ऐसा करो, सबके पास 5 मिनट का टाइम है, आराम से इसको नोट करो। ये एडजस्टमेंट 99% एग्जाम में आती है आपके, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, तो इसको अच्छे से समझ लो। चलो डीजा आगे पढ़ो। यहां तक हमने कर लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे चलो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती नीचे, तो देखो वो 70,000 से इंक्रीज हो रही है, मैं क्या करता? इन्वेस्टमेंट 70,000 से इंक्रीज हो रही है, मैं क्या मानता? मैं मानता परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो कैश एंड इक्विवेलेंट्स में आती है, इसको मैं परचेज मानता। बट क्योंकि नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना चाहिए। और रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इन सबको भी तो लिखना है। इन सबको तो लिखा ही नहीं। सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, इन सबको भी तो रिकॉर्ड करना है। एक एक करके चलते हैं। सेल ऑफ असेट्स कितनी है? 20,000। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो थी, कितने की थी? 8,80,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कितना है? 10,000 था ना लॉस। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था मैंने? 160। चलो पहले इतना कर लो, फिर से बता दूं। परचेज को मैं माइनस में दिखाऊंगा, सेल को मैं प्लस में दिखाऊंगा, और लॉस और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। इसे नोट करो पहले। चलो सबने अगर नोट कर लिया है, तो अब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बैलेंस भी दिए हैं और नीचे इंफॉर्मेशन भी दी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी है, कहाँ गया इन्वेस्टमेंट? 2 लाख। बाय बैलेंस सीडी 270। इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000। तो बेची कितने में होगी? 80,000 की चीज अगर 16,000 के प्रॉफिट बेची है, तो बेची कितने में है? 96। बाय बैंक 96,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, और यहां भी परचेज निकाल लेंगे हम।
तो चलो एक बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहले बना लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब इसका भी वही है, सेल ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ असेट्स। तो पहले मैं परचेज सेल लिख देता हूँ, 270 नहीं, 96 और 150। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 96,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 150, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये यहां से लेस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये माइनस हो जाएंगे। देख लेना मैंने क्या क्या किया है। देख लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने तीनों सैलरी पेड कैश में से माइनस कर दो। एक तो कैश आ रहा है और दूसरा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस कर दो। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, क्या करेंगे इसका, दिया करंट इन्वेस्टमेंट, ना 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 ना, कैश एंड इक्विवेलेंट्स में जाएगा। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, छोड़ दो अभी इसको। ट्रेड रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो ये हमारे ऐड हो जाएंगे, पैसा आ रहा है इसका मतलब। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, 4 लाख में से एक 220, सीधा यहीं लिख देता हूँ, और कुछ तो है ही नहीं, सीधा इसको भी यहीं लिख देता हूँ फिर। अब एक एडजस्टमेंट रहेगी जिसे हमने किया नहीं, वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फिर इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं लगेगा, मैं देख लूं, मेरे को मैंने अभी तक देखा नहीं। आखिरी दिन पर है ना? हाँ, आखिरी दिन पर इशू करें। अरे रुक तो जाओ, देखो मुझे तो अच्छा है फिर बता। हाँ, हाँ जी। ईयर के स्टार्टिंग में डिबेंचर कितने के हैं, 2 लाख। और ईयर के स्टार्टिंग में ही हमने और कितने रुपए बोरो कर लिए, अच्छा हाँ, तो कितने। 2 लाख पे लगेगा। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको जवाब दे यार। 120। वन कितना, 1,20,000। 1,20,000। तो ईयर के स्टार्टिंग में ही हमारे ऊपर कितने का लोन हो गया, 2 लाख। 3,20,000 का। तो जब ईयर के स्टार्टिंग में ही हमारे पास 3,20,000 का लोन है, और पूरा साल वो पैसा हमने बिजनेस में यूज करा है, तो क्या 2 लाख पे इंटरेस्ट देगा, 1,20 पे नहीं देगा। हर बार इशू तो लास्ट में करें, आखिरी दिन पे। अभी तो करें, आप शुरू में करें, ओहो लास्ट में करें, सॉरी, गलती हो गई। हाँ, तो पूरा साल यही पैसा चला, लेकिन 31 मार्च 25 को हमने 1,20,000 पे और बोरो कर लिया। हाँ, तो सही कह रहे हो आप, क्योंकि पूरा साल हमने 2 लाख रुपए यूज करे, तो इंटरेस्ट भी 2 लाख पर ही देंगे। क्या रेट है इंटरेस्ट का, 10%। यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बन गया 20,000। 120 पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही हमने बोरो करे हैं। तो जब ईयर के एंड में बोरो करें तो उस पर तो अगले साल लगेगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ कहाँ दिखाते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है, कहाँ कहाँ पे ऐड हो जाता है, नहीं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, यहीं पर ही, यहाँ पे लिख दूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000। और फाइनेंसिंग में क्या कर देंगे, फाइनेंसिंग में से लेस हो जाएगा,
इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगी ना। अब इसकी करेंगे टोटलिंग। ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया, फाइनल। अब टोटलिंग में एक बार सब लोग ध्यान से देखो, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। एक बार हाँ, इसको नोट कर लो, इंटरेस्ट को नोट कर लो पहले। कर लिया? अब इधर देखो, अब इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग करना भी सीखना पड़ेगा आपको। एक बार इधर देख लो। सबसे पहले आप देखो, अरे यार, नेट प्रॉफिट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में था जनरल रिजर्व, ठीक है? था नहीं? अब वो बोतल देने के लिए जरा सेकंड, इसी में भर के पी लो। चल, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड कर दिया, तो जो 2 लाख का आ गया, ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहले देख लो, बाद में नोट कर लेना। प्रॉफिट बिफोर, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वैसे इसका जो सही तरीका है ना प्रेजेंटेशन का, वो ये है कि आपको ये वर्किंग नोट में दिखाना चाहिए। कैश फ्लो के अंदर ना दिखा करके वर्किंग नोट में आप लिखो नेट प्रॉफिट, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप प्लस माइनस करो, और यहाँ सीधा 2 लाख रुपए दिखाओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डी की गोल में सही तरीके से किया हुआ है। फिर आपने इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, जो कि 3 है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना हो गया? 2 3, 3,90,000। और 3,90,000 में से 16,000 का प्रॉफिट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो, तो ये आ गया 3,74,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना लिख लो अच्छे से, जैसे से मैंने लिखा है। तो इसमें 2,20,000 ऐड कर दो, 30,000 माइनस कर दो, तो ये आ गया 5,64,000। क्योंकि पॉजिटिव का है तो उसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बात फिर से बोल रहा हूं मैं, याद रखना, एक्सट्रीम राइट में केवल फाइनल आंसर आएगा। ये सारी खिचड़ी इधर वाले कॉलम में होनी चाहिए। एक्सट्रीम राइट के कॉलम में देखो, मैंने केवल फाइनल आंसर लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तीनों एक्टिविटी का फाइनल आंसर आएगा एक्सट्रीम राइट में। अभी अगर गलती कर भी दिया तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अब जैसे मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीजें माइनस की है, एक प्लस की है, तो फाइनल आंसर जो आएगा उसको मैं एक्सट्रीम राइट में दिखाऊंगा, जो कि आएगा मेरा 20 और 96। प्लस के हैं और माइनस के हैं 880 और 150। देखना आंसर 9,14,000 आ रहा माइनस में। तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको भी मैंने एक्सट्रीम राइट में लिख दिया। अब इसके बाद आती है बात फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग का भी फाइनल आंसर लिख दूंगा मैं। देखना इसका आ रहा है 4,90,000 प्लस का, तो इसको लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं इन तीनों का टोटल लगा दूंगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। ये है 490 प्लस 564 माइनस 9,14,000 प्लस का 140। अच्छा एक बार इधर देखना,
एक बार इधर देख लो क्लोजिंग कैसे करते हैं। मैंने तीनों का टोटल लगाया। अब तीनों का जो टोटल लगाया है ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर तो पॉजिटिव आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स। अब इसमें जो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है उसमें मैं ऐड कर दूंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जरा देखो कितना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स, कितना था 2,40,000, और वो कितना है करंट इन्वेस्टमेंट, तो दोनों मिलाकर कितने हुए 3,20,000। और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। अब वैसे भी दिमाग लगाओ, ईयर के स्टार्टिंग में हमारा पास कैश 320 था, साल भर में 140 से इंक्रीज हो गया तो क्लोजिंग 460 होना चाहिए। बैलेंस शीट में देखो क्या 460 है, आंसर में नहीं, बैलेंस शीट में कैश एंड इक्विवेलेंट्स क्या 460 है, कैश में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड करके। तो इसको हमने सही किया, इसको लिखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स। तो इसको एक बार ही नोट कर लो सब लोग। चलो इसको सब नोट करो। तो लगे हाथ तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 48 भी देख लेते हैं हम, उसका अकाउंट जो बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, फटाफट देख लो। जरा बताना टू बैलेंस बीडी कितना है, 2,40,000। सीडी 3,60,000। अब जरा इन्फॉर्मेशन पढ़ के बताओ, जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल कितनी है, 24,000 है ना। बेचे कितने, बुक वैल्यू पूछ रहे थे मैंने, सेल कितनी है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है। ठीक है, तो मशीनरी बेची हमने 12,000 में, बाय बैंक 12,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने का लॉस हुआ है हमें, 12,000 का। 12,000 का ही लॉस हुआ है ना, 24 की जी 12 बेचे। अब जो मशीन बेची है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके थे अब तक हम, 12,000। उसकी कोई एंट्री बताई थी मैंने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, पर वो तब करनी है जबकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए हो, वो तो नहीं दिए, तो इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, तो इन दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं। हम दिखाएंगे बुक वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, और बुक वैल्यू हमने एडजस्ट कर दी। अब एक एडजस्टमेंट और दी है, जरा पढ़ना क्या है, 60। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बताओ जरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यहां पर यही होगी, बाय डेप्रिसिएशन 60,000। बस अब अकाउंट क्लोज कर दो। देखना सही है टोटलिंग। ये क्या निकल के आया, परचेज। अब इसको क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, परचेज इन्वेस्टिंग में से माइनस हो जाएगी। ये क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करना, अभी होमवर्क में दे रहा हूं। तो आज 11 नवंबर 2025 का आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 44, 45, 48, 49। वैसे तो चैप्टर फिनिश है अब, आप चाहो तो पास्ट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, पीछे से शुरू कर दो। वो तो अच्छी बात है अगर कर दो तो पास्ट एग्जामिनेशन, लेकिन ये 4 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप जरूर करके आओ, और पास्ट एग्जामिनेशन के।
लास्ट के 4 जो टीएस गिरवाल में लास्ट में दिए हैं, लास्ट के 4 क्वेश्चन वो भी करो और ये 4 क्वेश्चन ये भी करो।